बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, अमेरिका और ईरान में कशीदगी बढ़ती चली जा रही है। ना सिर्फ ये कि जो ताज़ा तरीन हमले हैं वो जारी हैं, बल्कि सदर ट्रंप ऐसे इम्कानात का इजहार भी कर रहे हैं कि ईरान पर बहुत बड़े और माजी की निस्बत बहुत महंगे हमलों की तैयारी भी उनकी फ़ौज कर रही है और वो ये फ़ैसला किसी वक्त भी ले सकते हैं। इसी तरीके से ईरान की तरफ से भी जो बयानात हैं, हर तरह की जारियत का जवाब जारियत से देने का जो अज़्म है उसका इयादा किया जा रहा है, जिससे ख़तरा बहरहाल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कि शायद हम वाकई एक ऐसे तनाज़े और ऐसी जंग की सूरत इख्तियार करते हुए देखेंगे इस कशीदगी को, जो एक आलमी जंग भी बन सकती है। क्योंकि जहाँ पर अमेरिका के मफादात हैं, वो तमाम गल्फ़ कंट्रीज़ जहाँ पर ईरान ने हमले किए, उन्होंने ईरान पर कभी भी जवाबी कार्रवाइयाँ नहीं की और वो इस जंग में कभी भी फ़रीक नहीं बने। लेकिन नेतन्याहू और इजराइल की मुसलसल ये कोशिश रही है कि किसी तरीके से गल्फ़ कंट्रीज़ को इस पूरे तनाज़े में बराह रास्त मुलव्वस किया जाए। हमने देखा कि हौसी मिलिशिया की जानिब से सऊदी अरब पर जो हमले और जिस तरह के जो थ्रेट्स थे, जिस तरह की धमकी आमेज़ ज़बान इस्तेमाल की गई और जिस पे पाकिस्तान ने बड़ा एक मजबूत मौक़िफ़ अपनाया है और सऊदी अरब के साथ हमने मुकम्मल इज़हार यकजहती भी किया है। इन हमलों को सदर ट्रंप समझते हैं कि ये ईरान की जिम्मेदारी, अगर दोबारा ऐसा कोई हमला हुआ और खुदा ना खास्ता अगर ऐसा कोई दोबारा हमला होता है तो क्या सऊदी अरब जो है वो जवाबी कार्रवाई को रोक सकेगा? ये एक बड़ा अहम सवाल है। और अगर ऐसी कोई जवाबी कार्रवाई हो जाती है, ऐसे हालात में फिर पूरा मशरिक़ वस्ता बराह रास्त इस जंग में शामिल हो जाएगा। कितने इम्कानात हैं सफारतकारी के और इस जंग का जो आलमी मईशत पर और आबनाए हॉर्मज़ पर और बाबुल मंदम की जो इस वक्त हमें बंदिश की एक सूरत हाल बनती भी नज़र आती है, क्या इसके असरात हैं, उस पर हम आज के प्रोग्राम में पहले हिस्से में बात करेंगे। और दूसरे हिस्से में पाकिस्तान की अंदरूनी सियासी सूरत हाल में आज हमने देखा कि सुप्रीम कोर्ट से नैब के मुकदमात के दायरा इख्तियार के हवाले से एक बड़ा अहम फैसला आया, कुछ उसकी बात करेंगे। और दूसरा जो मामला है जनाब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और तहरीक का ऐलान कर दिया है और ये हतमी तहरीक माजी की तहरीकों से कैसे मुख्तलिफ होगी, कुछ उस पर भी हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन करें जी डॉक्टर आदिल नजम, माहिर हैं आलमी अमूर के, डीन हैं बॉस्टन यूनिवर्सिटी में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने हमें वक्त दिया। डॉक्टर साहब, ये जो आज जिस सिचुएशन में आपको अमेरिका और ईरान नज़र आता है, ये माजी में पिछले साल भी एक बार हमला हुआ था ईरान के ऊपर और फिर मुज़ाकरात से पहले तक का जो सारा मंजरनामा था उससे मुख्तलिफ कैसे नज़र आ रहा है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मुख्तलिफ इस लिहाज से सिर्फ है कि जो चीज़ मुश्किल थी वो मुश्किल तर होती जा रही। ऐसा नहीं है कि पहले बड़ा आसान था। पिछले हफ्ते कौन सी दुनिया बड़ी अमन और चैन में थी, उससे पिछले हफ्ते कौन सी दुनिया में सब अमन लिखा था। लेकिन व्हाट इज हैपनिंग इज कि वी आर स्पाइरलिंग डाउनवर्ड्स। एक तरह से जो एस्केलेशन जिसको हम नहीं चाहते थे वो हमें होती हुई नजर आ रही है। मैं सिर्फ गुजारिश ये करना चाहूँगा कि अभी भी हमें मोहतात रहना चाहिए कि नजर आ रही है लेकिन हुई पूरी तरह हुई नहीं है। तो जिन चीज़ के खदशात हैं वो कहीं ज़्यादा मुश्किल हैं बनिस्बत वो जहाँ के हम हैं। इसका मतलब ये है कि तमाम जो पार्टीज हैं, तमाम पार्टीज तो नहीं, कम से कम ईरान और अमेरिका, उनकी मेरे ख्याल में अभी भी ख्वाहिश यही होगी कि किसी तरह इसका फैलाव बहुत ना बढ़ जाए, ये बहुत हाथ से ना निकल जाए। लेकिन मसला ये है कि वो दोनों ये इंतजार कर रहे हैं कि दूसरा जो है वो ब्लिंक करेगा, दूसरा जो है वो पहले जो है एक पीछे हट जाएगा। उसको अंग्रेजी में कहते हैं गेम ऑफ चिकन। क्या आप दो फरीक जो है ना वो बिल्कुल आंखें खोल के एक दूसरे के करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, करीब आ रहे हैं, धमकी दे रहे हैं इस उम्मीद पे कि कोई बड़ी बात होने से पहले दूसरा जो है वो हट जाएगा। प्रॉब्लम ये होता है कि दूसरा ना हटा तो क्या होगा, एंड दैट इज वेयर वी आर। तो तमाम जो सूरत हाल है वो बहुत तशवीशनाक है। जहां जा सकती है वो उससे ज्यादा तशवीशनाक है, और जहां जा सकती है उससे मुराद ये नहीं है कि ये जंग बाकायदा हो जाए या उसकी सिर्फ जो किनेटिक फेरोसिटी है वो बढ़ जाए। मेरे ख्याल में जहां जा सकती है सबसे जो मुश्किल चीज़ है वो ये है कि अगर ये असल में एक रीजनल जंग बनती है तो ये बाय डेफिनेशन आलमी जंग बन जाएगी, एंड दैट इज द इशू। एक आखिरी मैं गुजारिश इस बात में सिर्फ ये करूंगा, आपने अभी सवाल में अपने कहा कि बड़ी रिस्ट्रेंट दिखाई है और वो दुरुस्त बात है कि जब इसकी तारीख लिखी जाएगी तो एक सरप्राइज ये होगी कि जो गल्फ ममालिक थे जिनके पास मिलिट्री कैपेसिटी भी थी, जिन पे हमले भी हो रहे थे, जिस पे ईरान की बमबारी भी हो रही थी, वो इतने अरसे, अब हम 5वें महीने में, दे इंसिस्टेड कि ये हमारी जंग नहीं,
کہ تم جو کر رہے ہو وہ غلط ہے لیکن ہم اس جنگ کا حصہ نہیں. وہ صرف ریسٹرینٹ کا مسئلہ نہیں ہے، وہ اسٹریٹجی کا مسئلہ بھی ہے اور وہ مجبوری کا مسئلہ بھی ہے. مجبوری کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ ممالک اس جنگ میں گھسیٹ لیے جاتے ہیں یا گھس جاتے ہیں تو وہ کس سائڈ پہ ہوں گے؟ ایک تو یہ نا کہ ایران کے خلاف جنگ ہوگی، لیکن ایران کے خلاف کون جنگ کر رہا ہے؟ ایران کے خلاف جنگ تو اسرائیل کی ہے، جس میں پہلے وہ امریکہ کو گھسیٹ لایا. اور اب جو تشویش ہے وہ یہ کہ ان حالات کے پیدا ہونے سے اگر یہ مسلمان گلف کے ممالک بھی اس میں گھسیٹے گئے تو پھر تو جو بھی ہماری دنیا کا ایک نقشہ ہے وہ بدل جاتا ہے نا. پھر تو یہ نیتن یاہو کی بھی ایک جیت ہو جاتی ہے، کیونکہ ان کا تو ہمیشہ سے وہ انٹرسٹ ہی یہ رہا ہے. ایک طرح سے ابراہیم اکارڈ جو ہیں وہ سائن ہو یا نہ ہو لیکن وہ فنکشنل ہو جاتے ہیں. سو یہ وہ ٹائٹ روپ ہے جس پہ اگر آپ سعودی عربیہ ہوں یا گلف کے ممالک ہوں آپ بھی چل جائیں اور ایک طرح سے ایران بھی چل رہا ہے. اچھا، اگر ہم ظاہر ہے ایک تو آپ نے اس کا پراسپیکٹ بتایا کہ کیسے یہ پھیل سکتی ہے، کیسے جو ہے وہ خدشات کیسے ہیں. اگر ہم امریکہ کے اندر جو اس وقت سیاسی صورتحال ہے، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ عباس راغچی صاحب جو ہیں وہ ظاہر ہے کبھی کبھی ہم سوچتے ہیں نا کہ کچھ جو رہنما ہوتے ہیں وہ بے معنی باتیں یا دھمکیاں، لیکن وہ اس میں بڑی باریک باتیں بھی کرتے ہیں. اور وہ کہتے ہیں کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو وہاں پہ اپنے مفادات کے لیے صدر ٹرمپ کو مزید جارحیت کے لیے دھکا دے رہے ہیں. آپ بھی اس بات سے اگری کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ جو جے ڈی وینس تھے ان کی باڈی لینگویج، ان کی ٹون بڑی مختلف تھی. مارکو روبیو جس طرح سے بات چیت کر رہے ہیں، یا جو وزیر جنگ ہیں پیٹ ہیگسیٹ، ان کی جو گفت و شنید ہے وہ اور طرح کی ہے. تو کیا امریکہ کے اندر اس جنگ کو لے کے باقی کوئی سیاسی تقسیم ہے یا سوچ کی تقسیم ہے؟ نہیں، یقیناً تنزیل دیکھیں وہ ہر جگہ ہوتی ہے. آپ اور میں کسی اگر گھر میں بھی ہم تھوڑی بات کر رہے ہیں تو مختلف اوپینینز ہو جاتی ہیں. یہ تو جنگ کی بات ہے، یہ تو بقا کی بات ہے، یہ تو اپنے فیوچر کی بات ہے. جب بھی اتنی مسئلے ہوتے ہیں کسی بھی ملک میں، چاہے وہ ہمارا ملک ہو چاہے کوئی ہو، اس میں مختلف دھڑے ہوتے ہیں. ہم نے ایران میں بھی یہی دیکھا. اور کئی بار دوسری سائڈ اس کو پش کرتی ہے کہ یار یہ تو ڈیوائیڈڈ ہے، یہ تو ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہاں جا رہے ہیں. تو ایران کے بارے میں امریکہ یہ کہتا ہے، امریکہ کے بارے میں ایران یہ کہتا ہے، وہ بات ہم الگ رکھ دیتے ہیں. لیکن جو اس وقت ٹینشن ہے وہ بڑی ریئل ہے. وہ ٹینشن یہ نہیں ہے کہ صرف کہ دو کوئی دھڑے ہیں، ان کی بڑی سیاست مختلف ہے. مسئلہ یہ ہے کہ جو کامن فرسٹریشن ہے، آپ نے جن لوگوں کا نام لیا، ہیکسٹ صاحب کا، روبیو صاحب کا، وینس صاحب کا، ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا، یہ ساروں کی جو چیز کامن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ وہ سب وہ جانتے ہیں کہ لیڈر اس میں ٹرمپ ہی ہے. دوسری یہ چیز کامن ہے کہ یہ سارے فرسٹریٹڈ ہیں، جس طرح ایران بھی فرسٹریٹڈ ہے ان دا سینس کہ یہ سارے چاہتے ہیں کہ ہم کسی طرح نکل جائیں. یار اس کو ختم کرو، اس کو پیچھے ڈالو، یہ کیا گلے میں پڑ گیا ہے، ہمارے پاس اور بڑے مسئلے ہیں، ہماری الیکشنیں آ رہی ہیں. وہ سارے ان ساروں کے یہ سارے کامن ہیں اس بات میں. فرق یہ ہے کہ وہ کس طرح نکلنا چاہتے ہیں، کیا ان کی پریفرنس اور سیاست ہے وہ مختلف ہے. اگر آپ وینس صاحب کا ذکر کریں تو وہ بالکل نظر آ رہا ہے. جو آپ نے کہا نا کہ کوئی ہے جو جس کی خواہش ہے کہ جنگ جو ہے وہ جاری رہے، میرے خیال میں وہ ایکٹر صرف ایک ہے، لیکن اس ایکٹر کا انفلوئنس بڑا ہے، اور وہ ہے نیتن یاہو اور اسرائیل. امریکہ کے اندر کی سیاست میں بہت مختصر صورتحال یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں ان کے لیے یہ فار ایور جنگ بن گئی. ان کے لیے اب یہ بقا کا مسئلہ ہو نہ ہو، اپنی سیاسی بقا کا مسئلہ ہو نہ ہو، لیکن سیاسی انا کا مسئلہ ضرور بن گیا. اور وہ مسئلہ جو ہے وہ خود ہی بڑھاتے رہتے. جہاں تک جے ڈی وینس صاحب ہیں، وہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ وہ صرف نائب صدر نہیں ہیں، وہ اگلی الیکشن میں صدر کے امیدوار ہیں. تو وہ ہر بات جو کرتے ہیں وہ ناپ تول کے اس لحاظ سے بھی کرتے ہیں. اور مور دین دیٹ ہی از دا فیس آف دی ایم او یو. اگر امریکہ میں یہ جو اگریمنٹ والا چکر تھا، اس کا کوئی شکل ہے، اس کی کوئی چہرہ ہے، تو وہ تو جے ڈی وینس ہے. اسلام آباد کون آیا؟ وینس آئے. سوئٹزرلینڈ کون گیا؟ وینس گئے. تو ان کی ایک طرح سے اپنی جو سیاسی شناخت ہے نا وہ اس کے ساتھ منسلک ہوگی. اچھا، میں کیونکہ ظاہر ہے وہ اس طرح کے حالات میں کچھ اسپیکولیٹو سوال تو نہیں کرنا چاہیے، بٹ ایک ظاہر ہے کچھ چیزیں جیسے عراق کے وزیر اعظم نے وائٹ ہاؤس میں ملاقات کی، آج وہ ایران میں موجود ہیں. ڈو یو سی کہ جو سفارت کاری ہے، ظاہر ہے وہ تو ایک آن گوئنگ پروسیس ہے، لیکن اس کے لیے امکانات آپ کو موجود نظر آتے ہیں زیادہ، یا آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت تنازع ہے، جو جنگ ہے، وہ زیادہ بڑھنے کے امکانات زیادہ ہیں؟ کیسے آپ گیج کرتے ہیں؟ جی بہت اچھا آپ نے سوال پوچھا، بہت شکریہ. بیکاز آئی تھنک ہم کئی بار دوسری جگہ پہ جب بات کرتے ہیں تو ہم سفارتکاری اور جنگ کو دو مختلف چیزیں ڈال دیتے ہیں کہ جب جنگ ہوگی تو سفارتکاری نہیں ہوگی اور سفارتکاری ہوگی تو جنگ نہیں ہوگی. حالانکہ اصل میں فی الحقیقت اس کا الٹا ہے.
क्योंकि हालात मुश्किल हैं इसलिए सफारतकारी का इम्कान हो या ना हो उसकी जरूरत बढ़ जाती है। ठीक है ना, सफारतकारी की कब जरूरत पड़ती है? तब जरूरत पड़ती है जब हालात मुश्किल हो। तो क्योंकि हालात इसलिए मुश्किल हैं, इस वक्त मुश्किल है, इसलिए हम चाहे नजर आए या ना आए, आई एम सर्टन कि सफारतकारी जो है वो ज्यादा हो रही है। सफारतकारी अब सक्सीड होती है या नहीं उसका दारोमदार होता है उन पार्टीज पे। लेकिन चाहे ये जो आप देख रहे हैं ना कि जो आपने इराक का भी जिक्र किया, उसके अलावा पाकिस्तान का तो जाहिर है जिक्र होता है, कुछ हमें नजर आता है, बहुत कुछ शायद हमें नहीं नजर आता। आपने कतर का जिक्र किया, परसों जो सऊदी अरेबिया की एग्रीमेंट हुई, उससे पहले जब डोनाल्ड ट्रंप नेटो गए, तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि सबके जहन पे पहली बात जो थी वो ईरान की जंग ही थी और वो सफारतकारी हो रही थी। सो आई थिंक बिकॉज टेंशंस आर हाई, द नीड फॉर डिप्लोमेसी, सफारतकारी की जो जरूरत है वो बढ़ गई है और उसमें हर किस्म का एक्टर जो है वो अपनी कोशिश करेगा। लेकिन क्योंकि टेंशंस हाई हैं, वो कोशिश का सक्सेस रेट जो है वो कम है। मेरे ख्याल में यकीनन इस वक्त चाहे आप कतरी हो चाहे आप सऊदी हो, आपकी ख्वाहिश यही है कि यार इससे निकलने का कोई ऐसा रास्ता निकालो, अमेरिका को किसी तरह कन्विंस करो, ईरान को कोई पैगाम पहुंचाओ कि ये हाथ से बात निकल ना जाए। और पाकिस्तान का तो इसमें फिर बाकायदा एक रोल है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर आदिल नजम, आपने हमें वक्त दिया जी। शामिल करेंगे एक ब्रेक, कुछ मुल्क की सियासी सूरत हाल में कुछ अहम डेवलपमेंट्स हैं उन पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बात करेंगे कुछ नैब कवानीन में जो तरमीम हुई उसके बाद आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि नैब से मुतालिक तमाम मुकदमात का दायरा इख्तियार अब सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं रहा। ये तमाम जो केसेस हैं ये वफाकी आइनी अदालत में सुने जाएंगे। इमरान खान साहब ने 190 मिलियन पाउंड्स केस में सज़ा मुअत्तली की दरख्वास्त भी कुछ अर्सा पहले दायर की थी सुप्रीम कोर्ट में। तो कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं कि ये इमरान खान साहब के केसेस पे बराह रास्त असरअंदाज होगा, फैसला होगा या नहीं, इसका भी जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक बार फिर एक हतमी एहतजाजी तहरीक का ऐलान किया है। कई बार एहतजाजी तहरीक जो है उसका ऐलान किया जाता रहा है और रेड लाइन और इस तरह की आखिरी फैसला कुन जो तहरीक है वो शुरू करने की कोशिशें भी की गई। इस बार ऐसा क्या मुख्तलिफ होने जा रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर पॉलिटिक्स का क्या हाल है, इस पर बात करने के लिए जी इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं शेर अफजल मरबत साहब, सीनियर कानूनदान हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असम्बली हैं, और हमें ज्वाइन कर रहे हैं शफी जान साहब जो कि वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। शेर अफजल मरबत साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे करते हैं। सबसे पहले तो बताइए कि ये आपके ख्याल में ये जो फ़ैसला आज आया है इससे इमरान खान साहब के केसेस पेचीदा हो जाएंगे या आप इसको एक मामूल के मुताबिक, क्योंकि एक कानून पास हो चुका है तो एक आप समझते हैं कि मामूल के मुताबिक ही चीज़ें आगे बढ़ती चली जाएंगी? बहुत शुक्रिया मधु करने का। ये कानून जब पास हुआ था उस वक़्त बड़ी ही वेंटखराई हुई थी और ये पर्सन स्पेसिफिक लेजिस्लेशन थी। सिर्फ खान साहब के मुकदमात की जुरिस्डिक्शन जो है वो सुप्रीम कोर्ट से लेनी थी। तो ये जो कानून है बेसिकली जो आइन में 27वीं और 26वीं आइनी तरमीम के नतीजे में ये जो आइनी अदालत मौरज़ वजूद में आई, तो साथ ही हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की जुरिस्डिक्शंस जो हैं वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल पैकेज में बताई गई हैं, अमेंडमेंट में बताई गई कि ये इख्तियार है। जनरली कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट को बनाने का मकसद ये था और स्पेसिफिकली कि आइनी अदालत जो है वो तमाम मैटर जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से राइज होंगे, जो हाई कोर्ट में 199 में जो हैं पेश होते हैं और इनके अगेंस्ट जो हैं सुप्रीम कोर्ट में अपील हुआ करती थी। अब जितने भी मैटर हैं जहां कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज इन्वॉल्व होंगे, यानी फंडामेंटल राइट्स हैं या उनकी इन्फोर्समेंट है, बाकी जितने फौजदारी मामलात हैं और दीवानी मामलात हैं उसका फोरम होगा सुप्रीम कोर्ट। दीवानी और फौजदारी से मुराद हैं उनमें तमाम जो अपीलें हैं, क्योंकि फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट। अब जो नेब हैं वो एक फौजदारी अदालत से इनका फैसला होता है, सज़ा होती है या बरियत होती है, लेकिन जिस स्पिरिट पे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट बनी है वो आईन जो है कंफर्म नहीं करता है कि नेब के मामला जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के सामने रखे जाए। मैं शफी जान साहब को भी शामिल कर लूँ गुफ्तगू में। शफी जान साहब, अस्सलाम वालेकुम जी, बहुत शुक्रिया आपने ज्वाइन किया।
बात हम कर रहे हैं कि नैब के जितने भी फैसले अब होंगे उनके मुकदमात के वो वफाकी आईनी अदालत करेगी। आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये खान साहब का जो अभी एक आपने दरख्वास्त दी थी सज़ा मौतली की 190 मिलियन पाउंड्स में, उसके बाद ये फैसला कितना जद पहुंचाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कोशिशें हैं इमरान खान साहब की रिहाई के लिए? सबसे पहले आपका शुक्रिया। देखिए, जहां तक अदालतों का सवाल है तो 26वीं 27वीं तरमीम के बाद ये अदालतें महकूम हो चुकी है, और अदालत के ऊपर अदालत बनाना तो इसका मतलब ये हुआ कि नीचे जो अदालतें थी वो अब किसी काम की नहीं रही। अदालतें तो पहले भी लोअर और अपर जुडिशरी थी ना शफी साहब, पहले भी तो इसी आइन से इन अदालतों के पूरे निजाम को बनाया गया था। जी जी, देखें, अब तो एक आईनी अदालत बनाई गई है और उसमें जो है फिर जजेस का लगाना, वो सारे मतलब लीगल एक्सपर्ट तो शेर अफजल साहब हैं, वो बेहतर तरीके से इस पे रोशनी डाल सकेंगे। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि 26वीं और 27वीं तरमीम के बाद इन अदालतों से कोई उम्मीद रखना ये बेवकूफ़ाना एक सोच होगी। लेकिन हमारे पास रास्ता भी कोई नहीं है। आपने खुद देखा होगा कि जिस केस में तहरीक इंसाफ अपने लिए कोई आसानी ढूंढना चाहती है कानून के जरिए, तो वो अदालती दरवाजे हमारे ऊपर बंद कर दिए जाते हैं। और जहाँ पे तहरीक इंसाफ को निशाना बनाना हो तो वहाँ पे जो कार्रवाई है वो भी तेज हो जाती है, वहाँ कार्रवाई भी स्पीडी हो जाती है और फैसला भी एकदम से आ जाता है। लेकिन रास्ता यही है, इन्हीं रास्तों से ही, इन अदालतों से ही हमने सुरखरू होना है। और जहाँ तक आपने इमरान खान साहब के 190 मिलियन पाउंड केस की बात की, तो आपने देखा होगा कि वो पैसे तो हुकूमत को मिल भी चुके हैं, ट्रांसफर भी हो चुके हैं, लेकिन सजा जो है वो इमरान खान साहब को अभी तक उसी सजा में वो कैद हैं। जी मरवत साहब, अब रास्ता अदालत ही है, लेकिन क्या आपको लगता है कि अदालतों से जो मकसद है वो हासिल हो पाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, क्योंकि पॉलिसियों पे और उनकी हिकमत अमली पे आप बहुत तनकीद करते हैं? देखिए, ये खान जो हैं इसमें कोई शक नहीं, वो एक सियासी कैदी है। जितने भी मुकदमात उन पे बने अला तरतीब ये तमाम केसेस में बरी हो चुके हैं। अब ये एक जो अलकादिर ट्रस्ट केस आया, इसमें जो है फॉर्म ही चेंज कर दिया गया। वैसे अपील जो है ना, ये एक बुनियादी हक है। जब भी कोई फौजदारी मुकदमा शुरू होता है तो इसका जो भी नतीजा निकलेगा ये एक्रू होता है राइट ऑफ अपील। तो ये अपील की रियारकी जो है नेबला में दी गई थी। अब मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक खान का मुकदमे का ताल्लुक़ है या मुकदमात का ताल्लुक़ है, ये मुकदमे जो हैं इनका फैसला अदालत में होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। ये फैसले होंगे रोडों पे, ये फैसले होंगे एहतजाज की शक्ल में, वो भी तो होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये तो शफी जान साहब रोशनी डालेंगे, क्योंकि अभी कल ही मैंने उनका बयान पढ़ा है कि वो जो हतमी जो है ना तहरीक या हतमी लाए अमल, वो अब 5 अगस्त को आएगा। वैसे मुझे एक बात याद आ गई इस हतमी पे, जब किसी ज़माने में मैं जज था तो हम टाइम दिया करते थे हतमी दलाइल के लिए, हतमी दलाइल दें, तो वकील फिर आ जाते हैं कि जी ये शहादत का फिर मौका दें, तो हम फिर कहते थे कि जी हतमी, फिर हम कहते थे कि आखिरी मौका देते हैं, फिर जब फिर नहीं आते थे तो हम आखिरी और इंतहाई हतमी देते हैं। तो लिहाजा ये जो हतमी है इसमें आखिरी भी आएगा, इंतहाई हतमी भी आएगा। ये अच्छा, मैं शफी साहब से पूछती हूँ, लेकिन एक क्विक मुझे रिस्पांस दे दीजिए। आपके ख्याल में आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो सज़ा मौतली का एक उन्होंने अपील की भी है उसको लेके वफाकी आईनी अदालत में जाना चाहिए? क्योंकि वफाकी आईनी अदालत जब से हुई है कायम, तब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़ाहिर है उसको मुतराज़िम समझती है, लेकिन वहाँ उनको रुजू करना कानूनी तौर पर आप समझते हैं कि जाना चाहिए? देखिए, मैं तो अगर खान का वकील होता इस केस में तो मैं ज़रूर जाता, ठीक, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में भी अच्छे जज साहिबान हैं और ऐसे भी जज साहिबान हैं जिन्होंने माजी में खान को बरी भी किया है। जी शफी साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या वैसे मौक़िफ़ होगा इस पे कि वो जाएंगे वफाकी आईनी अदालत में जो आपकी पार्टी की आदत है, और फिर जो शेर अफजल मरवत साहब ने कहा कि सड़कों पर आप इतना दबाव पैदा नहीं कर पाए कि इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, उनसे बातचीत के लिए रास्ते खुलते? देखिए, पहली बात यह है कि अदालतों के हवाले से कि हर एक ऑप्शन इस्तेमाल करना चाहिए, अपील भी करनी चाहिए, हर अदालत में पेश भी होना चाहिए, हर केस को फॉलो भी करना चाहिए। और जहां तक आपने
सड़कों की बात की तो आप देखेंगे कि 5 अगस्त को खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ अपना पावर शो कर रही है, जिसमें सीएम अफरीदी साहब भी खिताब करेंगे, दीगर हमारी लीडरशिप भी वहाँ पे मौजूद होगी, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप भी वहाँ पे मौजूद होगी, और 5 अगस्त को अगला लाएअमल दिया जाएगा। देखिए हम अपने इस बारे में बड़ी क्लियर क्या हो चुके पाकिस्तान हैं। तहरीक इंसाफ के अंदर शफी साहब जो अली अमीन गंडापुर साहब की जो स्ट्रेटजी थी, वो बार बार इस्लामाबाद की तरफ मार्च करते थे, हुकूमत कहती थी इस्लामाबाद पर धावा है, वो स्ट्रेटजी अब आप लोगों ने साइड पे रख दी है, दैट इज नॉट ऑन द टेबल कि आप लोग कोई मार्च, मतलब आपकी वहां पे हुकूमत है, वहां पे शो ऑफ पावर करने का इस्लामाबाद पर क्या असर होगा? देखिए ये एक वार्म अप है, आप इसको वार्म अप कह सकते हैं, और इसी में ही अगला लाएअमल दिया जाएगा। और जिस चीज का आप तस्करा कर रही हैं वो कार्ड्स पे शामिल है, वो ऑन द टेबल है, तजवीज़ उसके बारे में इस वक्त हो रही है। हम मशावरत कर रहे हैं, चकजई साहब से राब्ते में हैं, अलामा साहब से राब्ते में हैं, मौलाना फजल रहमान साहब से भी हम राब्ते में, हम अलायंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि इस मौजूदा हुकूमत के खिलाफ कोई भी सियासी कुव्वत तहरीक चलाना चाहती है या इस हुकूमत से छुटकारा हासिल करना चाहती है, तहरीक इंसाफ तमाम सियासी कुव्वतों से बात भी करेगी और अलायंस बनाने की कोशिश भी करेगी। 5 अगस्त को आप देखेंगे कि जो लाएअमल हम देंगे, इसके बाद इस हुकूमत का ठहरना इंशाल्लाह आप देखेंगे कि हुकूमत इनका ठहरना मुश्किल हो जाएगा। वैसे अगर वार्म अप जो हैं वो 2 साल पर मुहित हो तो ये कौन सी एक्सरसाइज होगी जो जिसके लिए वार्म अप जो हैं वो नवंबर 2024 से लेकर अब नवंबर फिर आप तो खुद बड़े पॉजिटिव थे अफरीदी साहब, आप सोच रहे थे कि वो ज़ाहिर है अब पुराना तो पुराना हो गया, अब नई चीज़ें अगर देखिए मैं तो ये कहता आया हूँ कि नहीं ये अली अमीन खान का काम था और नहीं ये अफरीदी साहब का काम है एहतजाजों को लीड करना। ये हुकूमतों का काम नहीं होता है, ये सियासी पार्टियों का काम होता है, खाम जो हैं हुकूमतों को इसमें उलझा देना। देखिए निकलता वर्कर है पीटीआई का, ये जो लाखों लोग निकले हैं, करोड़ों लोग निकले हैं, जितने भी ये सारे वर्कर थे, हमारे भी उन्होंने कही हैं, शहादत है उनको नसीब हुई, तो लिहाजा ये अली अमीन खान को भी जो है इन्होंने उलझाए रखा। पार्टी की खुद ये जो है ये जिम्मेदारी क्यों नहीं उठाती है? कौन उठाया? हाँ जी, कौन उठाए? सलमान अकरम राजा साहब उठाए, बैरिस्टर गौहर उठाए? मेरा ख्याल देखिए अगर करने पे आ जाए ना, साहब उठाए, करने पे आ जाए ना, जब क़यादत नहीं थी ना तो ये काम बड़ा आसान था। जिधर हम जाते थे जलसे की तारीख दे देते थे, जलसा भी हो जाता था, रैलियाँ भी होती थी, कन्वेंशन और तारीख 7 जलसे हुए 9 मई के बाद 8 फरवरी के बीच है। लेकिन जो ही ये क़यादत नामी चीज़ बाहर आई तो अब बाकी सब कुछ होता है, वो नहीं होता है जिसका होना चाहिए था। जी प्रोग्राम में शामिल करते हैं ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और बात हम कर रहे थे, कुछ लोग हैं जो पीटीआई की मौजूदा हिकमत अमली से शायद इत्तेफाक नहीं करते। मरवत साहब भी बहुत तनकीद करते हैं, फवाद चौधरी साहब हैं, फैसल चौधरी साहब हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कोट लखपत के असीरान हैं, वो भी शायद आज की जो लीडरशिप है उसकी स्ट्रेटजी से उस तरह से मुत्तफिक नज़र नहीं आते हैं। आप लोग कुछ कहते ना, आप अपना कोई एहतसाब करते हैं कि ये लीडरशिप? देखिए पहली बात यह है कि जिन अशखास का आपने जिक्र किया इनके पास भी तो कोई प्लान नहीं है। हाँ ये नुक्ताचीनी जरूर कर रहे हैं, ये कह रहे हैं कि सोहेल अफरीदी साहब को ये करना चाहिए, लेकिन इनके पास प्लान कोई नहीं है, ये सिर्फ नुक्ताचीनी कर रहे हैं। देखिए हम बड़े क्लियर हैं, अफरीदी साहब बहुत क्लियर हैं। मरवत साहब ने अभी 2 साल का जिक्र किया, देखिए अफरीदी साहब को तो अभी 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ, और अब 5 अगस्त को आप देखेंगे कि जहाँ पे अफरीदी साहब खड़े होंगे तो वहाँ पे जगह कम पड़ जाएगी। आपने हमारे जलसे देखे होंगे खैबर पख्तूनख्वा में, और ये वार्म अप में इसलिए कह रहा हूँ कि इस वार्म अप के लिए हमने 10 महीने ग्राउंड पे काम किया है, हमने 10 महीने जो है होम वर्क किया है, और इंशाल्लाह 5 अगस्त को जो लाएअमल दिया जाएगा वो एक ऐसा लाएअमल होगा कि उसके बाद हुकूमत जो है वो घुटने टेकने में मजबूर होगी। आखिरी जो इशू आप दोनों के सामने मैं रखना चाहती हूँ, पहले मैं अगर मरवत साहब आपका पॉइंट ऑफ व्यू तो ज़ाहिर है हम सोशल मीडिया पे भी देखते रहते हैं, लेकिन मैं पहले आपसे बात करना चाहूँगी, जो नौरीन खान साहिबा और उज़्मा खान साहिबा के बयानात के हवाले से एक बहस सोशल मीडिया पे है, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अपने आप को अलग कर सकती है इमरान खान साहब की बहनों के किसी भी इस तरह के इकदाम से? क्योंकि बहुत सारे लोग आके ये कहते हैं कि वो तो घरेलू ख़वातीन है, उनका ताल्लुक नहीं है जमात से। नहीं, ये घरेलू ख़वातीन वाली बात तो वैसे
मामू बनाने वाली बात है। देखिए, मैं इसमें कोई शक नहीं समझता हूँ। खान के घर के ख़वातीन या उनकी बहनें या उनकी फैमिली ये इंतहाई काबिल एहतराम हैं तमाम पार्टी के लिए, और ख़ातून होने की वजह से या ख़वातीन होने की वजह से हम सब के लिए काबिल एहतराम हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो खान के गिर्द हिसार बना है, एक दो सियासी लोग हैं और बाकी ख़ानदान, ये हिसार ने पार्टी को यहाँ पे खड़ा कर दिया। आज जो अभी शफी जान साहब कह रहे हैं कि जगह नहीं होगी, अब ये इतना हतमी बयान आप दे रहे हैं, खुदा न खास्ता अल्लाह न करे, लेकिन अगर आपका जलसा फ्लॉप होता है तो फिर क्या उम्मीद रहेगी पार्टी के पास? आप कहते हैं 10 महीनों की हमारी मेहनत है, तो 10 महीनों की मेहनत का नतीजा अगर ये निकले जिस तरह पहले जलसे हुए, अगर वो नाकाम हो जाता है या स्ट्रेंथ वो नहीं आती है जो होनी चाहिए, और वैसे भी मैं अर्ज कर दूं 5 अगस्त के जलसे का अगर हतमी ऐलान होना है कि कोई एहतजाजी तहरीक चलानी है और इसके लिए ये इवेंट रखा गया है, फिर तो अच्छी बात है, लेकिन अदरवाइज इस जलसे का कोई फायदा खान को नहीं है। मैं एग्जैक्टली यही सवाल, शफी साहब कोई स्ट्रेटजी आप लोगों ने बना ली है? हिकमत अमली आप कह रहे हैं ऐलान करेंगे, मतलब इसका मुराद ये लेनी चाहिए कि आपके पास स्ट्रेटजी है, रोड मैप है कि 5 अगस्त से आगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे तहरीक चला रही होगी, वो पूरा प्लान आपके पास है? बिल्कुल, पूरा प्लान हमारे पास है। उस प्लान पे अभी भी मशावरत जारी है, तकरीबन चीज़ें फाइनल हो चुकी है। चगज़ई साहब से भी राब्ते में हैं, जैसे मैंने शुरू में कहा, अलामा साहब से भी राब्ते में हैं, और हम अलायंस बनाने की कोशिश भी कर रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि तमाम अपोजिशन की जो जमातें हैं जो इस मौजूदा हुकूमत के बयानी के ख़िलाफ़ है, उसकी वजूद के ख़िलाफ़ हैं, तो उनको भी दावत दी जाएगी। हम सबसे बात भी करेंगे। प्लान बिल्कुल हमारे पास है। आप देखेंगे कि 5 अगस्त को जो लाएमल दिया जाएगा, उसके बाद तहरीक इंसाफ की जो इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक है, उसमें जो मोमेंटम आएगा वो देखने के काबिल अच्छा होगा। शफी साहब, क्योंकि खुद आप वज़ीर इत्तलात हैं और आपको पता है कि नैरेटिव की जो लड़ाई है वो पाकिस्तान जैसे मुआशरों में कैसे तकसीम को बढ़ा देती है। नौरीन खान साहिबा के और डॉक्टर उस्मा साहिबा के बयानात के हवाले से मैंने मरवत साहब से भी पूछा, पार्टी क्या समझती है, कभी आप लोगों ने कन्वे करने की कोशिश की कि इन इक़दामात के, इन इंटरव्यूज़ के, इन जुमलों की जो टाइमिंग है, जो वक्त है, वो बड़ा ही नाजुक है और उसका नुकसान आप समझते हैं कि वाकई इमरान खान साहब को होता है? क्योंकि फ़ायदा तो होता हुआ दिखाई नहीं देता इन तमाम बयानात का। किसी के ज़ाती ख्याल को इमरान खान साहब के साथ जोड़ना ये मुनासिब नहीं है। अब इन चीज़ों को समेट के आगे बढ़ना चाहिए। किसी के एक बयान पे नैरेटिव बनाना, उसको प्रोपेगेट करना, जिस तरह मौलाना फजल रहमान साहब के बयान के साथ हुआ कि शहीद सबके जो है वो सांझे होते हैं, हमारे माथे की झूमर है, पाकिस्तान की मिट्टी हर शहीद की कर्जदार है। लेकिन उसके बाद जो उस बयान पे जिस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज हुई दोनों पार्टियों में, जो सिक्के के दो रुख हैं, पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, किसी एक काउंसलर भी वहाँ पे नहीं रहा जिसने उसके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस ना की हो। ऐसे ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ जो गली मोहल्ले में काउंसलर भी नहीं बन सकते, वो पीटीवी का माइक लगा के बंद कमरे में बैठ के जो है वो वीडियो मौलाना साहब के खिलाफ रिकॉर्ड कर रहे थे। अब ये चीजें जो है मुहिबुल वतनी की और गद्दारी के सर्टिफिकेट जो बांटे जाते थे, ये सिलसिला बंद होना चाहिए, चीज़ों को समेट के आगे बढ़ना चाहिए। मैंने शफी साहब की जो गुफ्तगू है, मरवत साहब आखिरी सवाल आपसे, उससे मैंने ये अखज़ किया, वो कह रहे हैं हम अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो तमाम लोग जिस हुकूमत की जो पॉलिसी उनके खिलाफ हैं। 1 पॉइंट एजेंडा पहले रहा है इमरान खान साहब की रिहाई के लिए एहतजाजी तहरीक। आपको लगता है कि वो ज़्यादा मौजूद तरीका है, या इस हुकूमत की कारकर्दगी, इस हुकूमत के अंदर जो मसाइल हैं उन पे अगर तमाम सियासी जमातों के साथ इकट्ठी होती पीटीआई तो वो ज़्यादा उनके लिए फ़ायदेमंद है? देखिए, खान की रिहाई तो हमारे हाथ कई दफ़ा हमारे हाथों से निकली है। उनकी रिहाई या लीडरशिप की रिहाई, जो ये वक्त था और जो आइडियल हालात थे अपोजिशन के लिए हुकूमत की कारकर्दगी एक्सपोज करने में, बदअमनी है, दहशत गर्दी है, महंगाई है, इससे बुरे हालात पाकिस्तानियों पे कभी आए भी नहीं है। वो सारी चीज़ें बुला के हमने फोकस एक चीज़ पे किया है। देखें, कौम को अगर इनकलाब की नकीब देनी है, कौम को बेहतरी और अच्छाई की उम्मीद देनी है, तो आपने कौम के मामलात कौम के सामने रखने हैं। बेशक बुनियादी हकूक़ या कैदियों के हकूक़ या सियासी अमायदीन के हकूक़ जो हैं वो भी फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन क्या ही बेहतर होता कि वही बयानिया जो खान का था, जो 9 मई से पहले और 9 मई के बाद रहा, हकीकी आज़ादी, जमहूरियत की बालादस्ती और अदालती
خود مختاری، وہ چیزوں سے ہٹ کے ہم دوائی اور رسائی پہ آ گئے ہیں، تو لہٰذا ان بیانیوں نے پبلک ایٹ لارج کو اٹریکٹ نہیں کرنا ہے. اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم نیریٹیوز قوم کے مفاد میں نہیں بنائیں گے، ان کو جو اپوزیشن کا رول ہے وہ جب پاکستانیوں کو جب تک یہ باور نہیں کرائیں گے کہ ان کا اپنے بچوں کی مستقبل کے لیے نکلنا کیوں ضروری ہے، عام پاکستانی نے ہمارے ساتھ نہیں نکلا. بہت شکریہ شیر عبد المروت صاحب اور شفیع جان صاحب کی آپ نے گفتگو سنی جی. آج سے پرائم کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ اگلے پرائم میں ملاقات ہوتی ہے. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.